अवस्थी झंडे, लीफ फार्मिंग, अवस्थी झंडे कहने का मतलब क्या है? पेंक ने अपने सिद्धांत में, मतलब अपने अपर्दन चक्र के सिद्धांत में इन तीनों शब्द को यूज किया। ठीक है, अब देखिए डेविस भी अपने अपर्दन चक्र को पूरी तरीके से समझाएं और पेंक उनके आलोचना के थ्रू अपने सिद्धांत को पेश किए, जिसमें डेविस के दिए हुए सिद्धांत की आलोचना को सुधारने के लिए पेंक ने अपने सिद्धांत को लोगों के सामने लाए और एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आज हम पेंक के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानेंगे। पेंक किस तरीके से अपने सिद्धांत को डेविस के सिद्धांत के विपरीत अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और उन्हीं के बारे में हम पूरी तरीके से आज समझेंगे। नमस्कार, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद कुलदीप। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं यूजीसी नेट का ज्योग्राफी। आज हम आए हैं डेविस के बाद पेंक पर। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंटेंट आपको मिलेंगे यह यूनिट वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ज्योग्राफी में जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको पढ़नी हैं वह सारी चीज़ें एक जगह एक रूप में आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम, कहने का मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, जितने भी आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे नोट इन्हीं चैनलों पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्लासें चलती हैं वहाँ पर वो प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपको नोट्स ना मिला हो हमारा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको नहीं मिला, तो स्पेशल तरीके से आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखिए पेंक ने इन तीन शब्दों को यूज किया। अवस्थी झंडे मतलब इंडविक लुंग, मतलब यह शब्द इंडविक लुंग जो है यह सबके साथ जुड़ा है। ठीक है, ये अलग से कोई शब्द नहीं है, इसी के साथ। यह हिंदी में इसलिए लिखे कि आप पढ़ सकें। ठीक है, वो जर्मन के थे और जर्मनी भाषा का यूज उन्होंने किया। कहने का मतलब उत्थान की प्रथम अवस्था, जब कोई स्थलखंड उत्थान पर रहता है तो यह प्रथम अवस्था की स्थिति होती है। देखिए अवस्थी झंडे मतलब यह जर्मन शब्द है, इसी का अर्थ ये है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में अगर यह शब्द आ जाएं, चूंकि आते भी हैं, लेकिन इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह शब्द जो आया है यह इसका मतलब यही है, उत्थान की प्रथम अवस्था। ठीक है, अब जैसे डेविस ने स्टार्टिंग में पूरी तरीके से युवावस्था, ठीक है, और प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था इनका यूज किया, इसी तरीके से इन्होंने अपनी अवस्थाओं में इनका यूज किया। स्थलखंड की जब ऊंचाई बढ़ती है तो उन्हीं को दर्शाता है यह एक एक शब्द। ठीक है, इससे घबराइएगा बिल्कुल मत। यह उत्थान की प्रथम अवस्था है और यह उत्थान की मध्यम अवस्था, लीच फॉर्मिंग। ठीक है, और अवस्थी झंडे यह उत्थान की अंतिम अवस्था होती है। देखिए अवस्थी झंडे मतलब उत्थान की प्रथम अवस्था, इसमें क्या होता है, स्थलखंड स्टार्टिंग में तो बहुत धीरे धीरे उठता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वह बहुत तीव्र गति से ऊपर उठने लगता है और उसका आकार और उसका विस्तार बहुत ही विस्तृत रूप से फैलता है। ठीक है, दूसरा देखिए लीच फॉर्मिंग, इसमें क्या होता है, उत्थान की यह मध्यम अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, जो उत्थान होता है, ठीक है, वह एक समान दर से उठता रहता है। कहने का मतलब क्या है, अगर यह प्रथम अवस्था जैसे बताए हैं, प्रथम अवस्था में कोई स्थलखंड मान लीजिए उठ रहा है। ठीक है, ये स्थलखंड है, यह उठ रहा है। जैसे ये उठ रहा है धीरे धीरे धीरे, फिर एक अवस्था आएगी तेजों से उठने लगेगा। ठीक है, यह अवस्थी झंडे में हुआ। और दूसरी अवस्था लीच फॉर्मिंग की है, इसमें क्या हुआ, एक समान दर से उठता हुआ चला गया। ठीक है, ये होता है लीच फॉर्मिंग। और तीसरा क्या, अवस्थी झंडे, यह उत्थान की अंतिम अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, स्थलखंड बहुत ही मंद गति से, मतलब कोई भी स्थलखंड हुआ वह बहुत ही मंद गति से ऊपर उठता है। ठीक है, यह तीनों अपनी विशेषताओं को लेकर के जाने जाते हैं। अगर यह कोई भी प्रश्न में आ जाए तो ये समझ लीजिएगा, इसमें उत्थान की दर स्टार्टिंग में धीरे, लेकिन बाद में बहुत ही तीव्र गति से इसके अंदर उत्थान
होने लगता है। दूसरा क्या है, लीच फॉर्मिंग। इसमें क्या होता है, उत्थान की मध्यम अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, उत्थान इसमें एक समान दर से ऊपर उठता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक समान दर से तो उठता है लेकिन बहुत मंद गति से उठता है। ठीक है, देखिए पेंक महोदय ने भी उत्थान को अपर्दन से अछूता नहीं माना। ठीक है, उन्होंने भी माना अगर कोई स्थलखंड है तो उस पर बाह्य शक्तियां कार्य करेंगी, जिसको उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में बांटा। ठीक है, अगर अपर्दन हो रहा है तो उसको अलग अलग अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है। देखिए पेंक के अनुसार इन्होंने प्रथम अवस्था में यह बताया कि जो यह अपर्दन की दर होती है प्रथम अवस्था में किस प्रकार से होती है और इसमें किसी भी स्थलाकृति में किस प्रकार बदलाव आते हैं। ठीक है, देखिए अपर्दन अगर किसी भूमि या चट्टान का होगा तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यह किस तरीके से मिलेगा, डेविस ने अपने तरीके से बताया कि अगर प्रथम अवस्था में उसमें कोई भी उत्थान हो रहा है तो नदियों के द्वारा जो भी कटान होता है, जो भी अपर्दन होता है या अन्य स्रोतों के द्वारा, जैसे हवा हुआ या गर्मी हुई या तापमान हुआ, उसके द्वारा किस प्रकार से यह अपर्दन होता है और उच्चावच में क्या फर्क देखने को हमें मिलता है और चट्टान या स्थलाकृति या भूखंड का किस प्रकार विनाश होता है या उसकी बढ़ोतरी होती है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ पर प्रथम अवस्था में यह समझ लीजिए 4 पॉइंट अगर अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो यह बहुत ही सहायक होगा आपके आगे पढ़ने में। ठीक है, देखिए प्रथम अवस्था में इन्होंने ये कहा कि उत्थान की जो दर है वह बहुत हाई रहेगी। ठीक है, और जबकि डेविस ने क्या कहा था, या इन्होंने ये कहा सिर्फ उत्थान ही होगा, अपर्दन नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि अपर्दन भी रहेगा। ठीक है, डेविस के अनुसार केवल उत्थान होगा, अपर्दन नहीं होगा, केवल उत्थान ही होगा। डेविस ने कहा, जिनकी आलोचना मुख्य रूप से यही थी और आपके एग्जाम में यही आलोचना उनकी आती भी है। ठीक है, लेकिन वाल्टर पेंक ने क्या कहा कि उत्थान तो जारी ही रहता है, लेकिन उस पर क्या हवा, पानी या तापमान या नदियों का बहाव इन पर फर्क नहीं डालता है, क्योंकि नदियां तो हमेशा अनवरत रूप से बहेंगी ही। जब भी कोई उत्थान होगा तो उस पर जो बाह्य वाहक हैं अपर्दन के, जो उसको पेनी प्लेन में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, वह तो अपना कार्य करते ही रहेंगे। इस प्रकार अपर्दन हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इन्होंने यह माना कि जो उत्थान होता है, ठीक है, उत्थान जो होता है एकाएक भूगर्भिक संचलन के कारण, मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी संचलन होता है, देखिए आंतरिक बल जो भी हैं हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको जाकर देख लीजिए कि अंतर्जात बल ये होते क्या हैं। ठीक है, बहिर्जात बल भी पढ़ाए हैं। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप देख लेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसको पूरी तरीके से हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखिए यहाँ अपर्दन तो होगा ही, उत्थान तो बहुत तीव्र होगा। अब यहाँ अपर्दन कम मात्रा में है, जिस वजह से कोई भी स्थलखंड ऊपर तो उठ ही जाएगा। देखिए एक दो बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, ये कांच का जार मान लीजिए, इसमें एक पाइप आप ऐसा डाल दे रहे हैं जिसमें कुछ पानी इसमें गिर रहा है। ठीक है, अब यहां से पानी आ रहा है, इसमें गिर रहा है और यह निरंतर भरता जा रहा है। ठीक है, अब एक पाइप यहां से निकाल लिया गया बाहर और इसमें से पानी खींचा भी जा रहा है। ठीक है, इस पाइप के द्वारा यह खींचा जा रहा है। अब देखिए जितना गिर रहा है पानी, उतना अगर इससे खींचा जा रहा है तो पानी के जो ये तल है, ठीक है, ये जो तल है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जितना पानी गिर रहा है उतना पानी खींच लिया जा रहा है। लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई और इसकी मात्रा कम हो गई, मतलब पानी अंदर से खिंचाव कम हो गया और इसमें भराव अधिक हो गया, तो धीरे ही सही लेकिन एक दिन ऐसा आएगा यह पानी ऊपर से बह जाएगा। ठीक है, एक बूंद भी अगर पानी इससे कम यह खींचा
इसके गिरने की परिप्रेक्ष्य में यह एक बूंद भी ज़्यादा खींचा तो लंबे समय में ही लेकिन यह पानी से भरकर बहने लगेगा। लेकिन अगर बराबर एक बूंद भी इधर उधर नहीं, तब यह क्या होगा, यहीं पर रुका रहेगा। यह हो गई कंडीशन। यही हम कहना चाह रहे हैं कि उत्थान की दर और अपर्दन की दर, यह फर्क रहता है इसमें। अपर्दन धीमे होता है, ठीक है। अपर्दन मतलब यह खिंचाव पानी का कम होता है और भराव अधिक होता है, जिस वजह से यह एक दिन बह जाएगा और इसी प्रकार उत्थान बढ़ जाएगा, ऊपर कोई भी स्थलखंड ऊपर उठ जाएगा। अपर्दन तो चालू रहेगा, लेकिन अपर्दन इतना नहीं हो पाएगा कि इसके उत्थान को स्थिर कर सके, ठीक है। यह उत्थान ऊपर चला जाएगा और यह अपर्दन भी होता रहेगा। तीसरा देखते हैं, दोआब क्षेत्र चौरस हो जाते हैं। देखिए दोआब क्षेत्र होता क्या है, अगर दो नदियां मान लीजिए बह रही हैं, दो नदियां बह रही हैं, एक नदी दूसरी नदी, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है, इसमें भी पानी बह रहा है, ठीक है। ये जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, यह बीच का क्षेत्र हमेशा खाली रहेगा, जल से मुक्त रहेगा, मतलब यहाँ जल नहीं रहेगा। तो ये नदियाँ क्या करती हैं कि यह जो क्षेत्र है बीच का, ठीक है, इसको अधिग्रहण करने की कोशिश करती हैं। मतलब नदी कोई बह रही है तो वो कटान तो करेगी ही, जब कटान करेगी तो यह भाग, अगर नदी यहाँ से खिसक करके कहाँ चली आई, यहाँ हो सकता है चली आई हो, किनारे किनारे काटते 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 यह जो क्षेत्र है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दोआब, ठीक है, दोआब क्षेत्र। इसी को दोआब क्षेत्र कहेंगे, जो बीच का खाली रहेगा अगर दो नदियां बह रही हैं। तो यह चौरस मतलब बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रथम अवस्था है। अब प्रथम अवस्था में हमेशा आप समझते हैं कि जब कोई भी उत्थान हुआ है, ठीक है, उत्थान पर जब नदियां निकलती हैं तो वह बहुत तीव्र रहती हैं। यहां पर जब पर्वत है, ठीक है, पर्वत के ऊपरी भाग से नदियां हमेशा निकलती हैं और ऊपर पर्वतों के ऊपर ही नदियां क्यों निकलती हैं, यह एक रोचक तथ्य है जिसे जानना बहुत अनिवार्य है। नदियां हमेशा क्यों मैदान से नहीं निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, तो एक बात हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारी पृथ्वी के तली से जैसे जैसे हम ऊपर जाएं, भले भी सूरज आसमान में चमक रहा हो, तो हम ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हमेशा कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, पर्वत तो 8-8 हजार मीटर ऊंचे हैं, ठीक है। एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर अगर है और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर कम हो रहा है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत है इस पृथ्वी का। अगर मान लीजिए तो 8000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर पर्वतों पर बर्फ जम जाते हैं। अब जब वह बर्फ जम जाते हैं तो चूंकि हमारा जो ये सूरज है यह हमेशा क्या होता है, हमारे पृथ्वी के उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। अब यह उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है, यह हम जीएस के सिलेबस में आपको समझाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है। अब वह पर्वत जहां पर स्थित है, अगर सूरज उत्तरायण है और पर्वत भी उत्तरायण है तो वहां पर जो बर्फ है, यह बर्फ जो यहाँ पर जमी हुई है, ठीक है, आखिरकार बादल हैं, तो बादल जब बरसेंगे तो यहाँ पर बर्फ, जो कि जहां पर बादल हैं यहां पर क्या है, ठंडी बहुत ज्यादा है। अब जब यहां पर बरसेंगे तो यहां बर्फ के रूप में आकर चोटी पर जम जाएंगे और जो जमीन पर गिरेंगे वह बूंदों के रूप में गिर जाएंगे, लेकिन जो चोटी पे गिरेंगे वो बर्फ के ही रूप में रहेंगे। जमते जमते एक बड़ी सी चट्टान बन जाएगी, चट्टान फिर धीरे धीरे पिघलेगी, पिघलने के बाद यहां पर क्या हो गया, यहां पर बूंद बूंद करके एक नई धारा बही, धारा बहने के बाद यह आ गई जमीन पर। आप कभी देखे होंगे सर्दियों में हमेशा नदियां सूख जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश, सब ऐसा मानते हैं बारिश नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन नदियों का मुख्य जल स्रोत केवल बारिश ही नहीं होता है। वहां पर होता क्या है, जब वह चोटियों पर बर्फ जमते हैं, ठंडी क्यों आती है, क्योंकि सूरज दक्षिणायन हो गया। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाए कि यहाँ पर नदियाँ सूख गई हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो भी ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर से हमेशा निकलता है, मान लीजिए गंगा का
देखते हैं हम। तो गंगा में क्या है, जो भी गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, वह बहुत बड़ा भूखंड है किसका, समझिए बर्फ का। अब बर्फ से अगर जल पिघलेगा तभी तो गिरेगा। तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मी ठंडी के अपेक्षा वहां पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है और वह बर्फ गलता है, पानी के रूप में निकल के आता है, तो गंगा हमारी बड़ी हो जाती है, यहाँ पर पानी भर जाता है पूरी तरीके से तट तक। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, घट जाता है। कारण यही होता है कि सर्दियों में ऊपरी जल, जो हिमालय के ऊपर ग्लेशियर है गंगोत्री, वहां पर पूरी तरीके से गल नहीं पाता है, जिस वजह से यह पानी कम बहकर आता है, नदियों में पानी हमें कम दिखाई देता है। तो हम यह बता रहे थे दोआब, दोआब क्षेत्र उसे कहते हैं जब दो नदियां बह रही हों, बीच का क्षेत्र खाली हो, उसको दोआब कहते हैं। और वाल्टर पिंक ने ये कहा है कि दोआब क्षेत्र प्रथम अवस्था में चौरस होते हैं। चौरस का मतलब बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। अब यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि प्रथम अवस्था में स्पीड नदियों की बहुत अधिक होती है और ये कटाव हमेशा तली का करते हैं। तली का जब कटाव होता है नदियों के द्वारा, तब वह किनारे मतलब पार्श्व वाले भाग को कम काटते हैं, तली के भाग को ज्यादा काटते हैं। दो नदियां अगर बह रही हैं तो बीच का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कटेगा नहीं, क्योंकि इधर और इधर का अपर्दन ना हो करके यह तली का अपर्दन होता है। जब तली का अपर्दन होगा तो ये चौरस तो होंगे ही, नदियां हमेशा सिमटती जाएंगी और बीच का क्षेत्र बड़ा होता जाएगा। इसी को कहते हैं दोआब क्षेत्र चौरस होते चले जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं ऊंचाई प्लस उच्चावच में वृद्धि। ऊंचाई क्या है, किसी भी स्थलाकृति की ऊंचाई बढ़ती जाती है। और उच्चावच, उच्चावच किसे कहते हैं, रिलीफ। ठीक है, रिलीफ का मतलब क्या है, कोई भी स्थलाकृति आप देखते हो या कोई आपसे अगर पहाड़ी एरिया में आप रह रहे हो, गए हो वहां पर साइकिल या बाइक चलाए हो, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसी को कहते हैं उच्चावच। उच्चावच का मतलब नीचे वाला क्षेत्र प्लस ऊपर वाला क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र प्लस ऊपर वाला क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र मिलाकर के उनको उच्चावच कहा जाता है। मतलब ऊंच खाल, ऊंच खाल, ये क्या है, उच्चावच। प्रथम प्रकार के उच्चावच कौन से हैं, मतलब प्रथम प्रकार के उच्चावच, जैसे पृथ्वी पर आपको हमेशा प्रश्न भी आता है, प्रथम प्रकार के उच्चावच हमेशा होते हैं कॉन्टिनेंट प्लस ओशन। ठीक है, मतलब समुद्र और स्थलखंड। समुद्र प्लस स्थलखंड का मतलब क्या है कि जितने हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्लस उसके उच्चावच में आ जाएगा आपका जैसे अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया। तो कहने का मतलब यह जो कॉन्टिनेंट हैं, जो स्थलीय भाग हैं, ये और प्लस ओशन, ये क्या है, ये दोनों उच्चावच हैं। प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के भी हैं, तृतीय प्रकार के भी, चौथे में, इसको हम जीएस में पढ़ाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई प्लस उच्चावच में वृद्धि होती है प्रथम अवस्था में। ऊंचाई क्या, पिंक ने कहा है उत्थान की दर अपर्दन से बहुत अधिक होती है। अपर्दन का मतलब, अगर जैसे हम अभी बता चुके कि एक टंकी में अगर पानी कि एक नली डाल दी जाए जिसमें से पानी आ रहा है और दूसरी नली पानी के टंकी में डाल दी जाए जो खींच रहा है। ठीक है, अगर एक बूंद पानी यह ज्यादा खींचेगा किससे, जब यह पानी एक बूंद भी इस पानी गिरते हुए पानी से ज्यादा खींचेगा तो इसका मतलब यह कोई भी जार में पानी घट जाएगा। लेकिन यह जितना डालेगा और यह जितना खींचेगा तब पानी वहीं पर स्थिर रहेगा, और यह जितना पानी डालेगा और यह पानी उतना खींचेगा तो वह पानी स्थिर तो रहेगा। लेकिन अगर यह एक बूंद पानी भी खींच लिया तो लंबे समय में ही लेकिन वह जार खाली हो जाएगा, क्योंकि यह पानी कम डाल रहा है, एक बूंद ही सही, लेकिन यह ज्यादा खींच रहा है। ठीक है, तो वही होता है कि उत्थान अपर्दन से अधिक है। जब उत्थान अधिक हो रहा है, अपर्दन उससे कम हो रहा है, तो उत्थान ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यह पर्वत ऊपर उठ जाएंगे। जबकि डेविस ने कहा है कि अपर्दन होता ही नहीं है, किसी चीज का उत्थान होता ही नहीं है। लेकिन पिंक ने उसको सुधारते हुए ये कहा कि हमेशा हवा तो चलेगी ही, सूरज तो चमकेगा ही, नदियां तो बहेंगी ही। कोई भी स्थलखंड जब ऊपर उठने लगता है तो यह सारे तत्व जो बाह्य तत्व हैं यह अपना प्रभाव उस स्थलखंड पर दिखाएंगे। अपर्दन होगा भले भी उत्थान की दर तीव्र हो। ठीक है, अब देखते हैं ऊंचाई और उच्चावच। उच्चावच इसी को कहते हैं जो अभी हम बताए कि जो भी स्थलखंड, अगर मान लीजिए उच्चावच देखिए, जैसे कोई भी स्थलखंड है, आप कहीं पर पहाड़ी एरिया में गए तो वहां पर देखें कहीं पर चोटी, कहीं पर नीचा, कहीं पर चोटी, चोटी में चोटी, फिर नीचा, फिर कहीं मैदान, फिर पर्वत। ठीक है, ये मान लीजिए ये स्थलखंड है। ठीक है, इसमें उच्चावच कौन है, देखिए उच्चावच
कहीं नीचा कहीं ऊपर, कहीं नीचा कहीं ऊपर कहीं नीचा। अब ये बताइए इतनी दूर में उच्चावच ज़्यादा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ के क्षेत्र में ज़्यादा उच्चावच है? उच्चावच इसी में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहीं नीचा कहीं ऊपर, इसी को कहते हैं उच्चावच, और यहाँ पर उच्चावच नहीं है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कहीं पर उच्चावच होना, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है, लेकिन एक औसत देखा जाए तो यहाँ पर उच्चावच अधिक है। उच्चावच उसी को कहेंगे, कहीं पर नीचाई हो कहीं पर ऊंचाई हो, ठीक है। यह प्रथम अवस्था है जो वाल्टर पेंक ने अपने सिद्धांत में बताया। देखिए सीधी सी बात है, प्रथम अवस्था में जो भी अवस्थाएं आपने देखी, यह द्वितीय अवस्था में वह थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, उत्थान जो है यह ऊपर तो रहेगा, ठीक है, लेकिन परिपेक्ष में प्रथम अवस्था से थोड़ा कम। लेकिन ये जो अपर्दन है अब इसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। यह अभी भी उत्थान से लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। जिसमें क्या हो गया, उच्चावच में जो वृद्धि होती है वह स्थिर रहेगी। इस अवस्था में उच्चावच में थोड़ा सा घटोतरी होगी, कहने का मतलब वह लगभग स्थिर ही बनी रहेगी। कहने का मतलब जैसे ये उच्चावच, ठीक है, अगर यह स्थलखंड हम ले लेते हैं तो यह ऊंचाई है, ठीक है, और यह उच्चावच है। ऐसा नहीं है इसमें कि ये भी ऊंचे उठ करके इसका रूप धारण कर ले, यह उच्चावच स्थिर रहते हैं और ऊंचाई हमेशा थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। यह द्वितीय अवस्था में पेंक महोदय ने बताया है। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि अभी तक द्वितीय अवस्था में लगभग सब बराबर होने के कगार पर थे, ठीक है, लेकिन तृतीय अवस्था क्या होती है, इसमें बराबर ही हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर उठे वाले भूभाग जो होते हैं वहां पर अपर्दन जारी रहता है, जिस वजह से इनकी ऊंचाई आगे नहीं बढ़ पाती है और निचले वाले भूभाग की औसत ऊंचाई एक समान बनी रहती है। कहने का मतलब ना यह ऊपर भग पाता है और यह ना ऊपर भग पाता है, यहाँ पर सब कुछ एक समान हो जाता है। जितना उत्थान उतना अपर्दन, सब एक समान स्थिर हो जाते हैं। यह चौथी अवस्था में वाल्टर पेक ने यह कहा कि इसमें उत्थान जो है एकदम से रुक जाता है, मतलब भविष्य में भी वह कभी उत्थित नहीं हो पाएगा, उसका उत्थान समझ लीजिए समाप्त हो चुका है। और कुछ समय के लिए जो नदियों की घाटियां हैं वह गहरी होती चली जाती हैं और अपर्दन द्वारा जो दोआब क्षेत्र होते हैं वह नीचे होने लगते हैं। कुल मिलाकर ऊंचाई कम होना शुरू हो जाती है और उच्चावच वैसे का वैसे बना रहता है। यह अवस्था वाल्टर पेंक की अंतिम अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में घाटियां जो अपने तली को गहरा कर रही हैं वह कम हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि नीचे की जो तली है उसका अपर्दन कम हो जाता है। यह क्यों होता है, क्योंकि चौथी अवस्था में हमने आपको बताया कि जो यह घाटी नदियां गहरी कर रही हैं, यह चौथी अवस्था में यहाँ पर गाद, मतलब कि जो ये नदियों के किनारे बालू पड़े रहते हैं यह इसमें समाहित रहते हैं और स्टार्टिंग पांचवी अवस्था में इनको ही नदियां अपर्दित करती है। लेकिन जब यह बालू निकल जाते हैं, यहाँ अपर्दन से बह जाते हैं, तो होता क्या है, जो यह घाटी वाला एरिया है, मतलब यहाँ पर कठोर भूमि मिल जाती है और नदियों में उतनी ताकत रह नहीं जाती है कि यह नीचे की तली का अपर्दन कर सकें। इसी कारण से यहाँ पर तली अपर्दन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वाल्टर पेंक ने अपनी पांचों अवस्थाओं में अपर्दन चक्र को पूरे विधिवत तरीके से समझाया और यहाँ पर इनके जो भी अपर्दन की प्रक्रियाएं हैं उनको समझाया। देखिए हम ये देखते हैं वाल्टर पेंक के दिए हुए अपने सिद्धांत में क्या क्या खूबियां थीं। देखिए इनके दोषों को अगर हम गौर करें तो हम यह पाते हैं, पहला, सविस्तार एवं सुव्यवस्थित ढंग से इन्होंने अपने पांचों जो पार्ट हैं अपर्दन चक्र के उनको समझाया है और उसमें किसी प्रकार की खामियों को नहीं इंगित किया है, जिससे आम तौर पर हम यह पढ़ते हुए उसको फंस जाएं, यह देखें कि नहीं यह किस प्रकार से इन्होंने समझाया और यह चीजें गलत हैं परिप्रेक्ष्य में डेविस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग।
देखिए पेंक का दूसरा गुण क्या है, इन्होंने सबसे पहले यह बताया जो भी उत्थान होता है उस पर अपर्दन भी होता रहता है। इस प्रकार जो भी उत्थान के नीचे वाला चौरस भाग है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय पर्वत हुआ, उसकी तलहटी हुई, ठीक है, फिर उसमें शिवालिक पर्वत हुआ। कहने का मतलब दो पर्वतों के बीच में जो भी दोआब क्षेत्र बन जा रहे हैं उन वह आज एकदम सत्य प्रतीत होते हैं। आल्स पर्वत है, उसमें भी तली का चौरस होना और ऊपर उठ जाना, यह भी पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं वाल्टर पेंक द्वारा दिया गया यह सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होता है। देखिए पेंक द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है उसमें कुछ दोष भी निकलकर सामने आते हैं। इनका कहना था जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं अपर्दन की, 1 2 3 4 5, मतलब अपने पांचों जो स्टेज इन्होंने अपर्दन चक्र के दिए हैं उसको एक व्यवस्थित ढंग से इन्होंने लगाया तो है, लेकिन उसमें क्या है, क्या वह क्रम हमेशा निरंतर वही चलता रहेगा? पहला आया तो दूसरा स्टेज आया तो तीसरा तो चौथा तो पांचवा। कहने का मतलब यह जो स्टेज उन्होंने बांटा वह एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में पूरा व्यवस्था इन्होंने बताया, लेकिन ऐसा कहीं कहीं होता नहीं है। इसके अपवाद भी देखे गए हैं, यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता है। हाँ, कंडीशनल जरूर हो सकता है किसी एक विशेष स्थान पर, ठीक है, एक विशेष स्थान पर वह कंडीशन बनी होगी, उसी को इन्होंने पूरे रूप से प्रस्तुत कर दिया, लेकिन यह कंडीशन अन्य क्षेत्रों में अलग अलग भी देखी जा सकती है। कहने का मतलब प्रथम स्टेज आया, दूसरा स्टेज आया, हो सकता है तीसरा स्टेज ना आकर के वहां पर इतना ज्यादा ढलान हो कि तीसरा स्टेज ना आकर के तुरंत पांचवी अवस्था आ जाए, ठीक है, चौथी अवस्था भी गायब हो सकती है। कहने का मतलब पहला स्टेज, फिर तीसरा स्टेज, फिर पांचवा स्टेज, ऐसे 3 स्टेज में यह निपट सकता है। लेकिन इन्होंने यह बताया कि नहीं, यह 5 अवस्थाएं हमेशा रहेंगी ही, जो कि अपवाद स्वरूप है। एक और इनकी आलोचना है कि भूखंडों की प्रारंभिक दशाओं के संबंध में हमारा ज्ञान या वर्तमान का ज्ञान अपर्याप्त है, अतः पेंक के तथ्य यह काल्पनिक प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब इन्होंने जो भी सामग्री, कहने का मतलब इन्होंने जो भी थिंकिंग लगाई इस सिद्धांत पर, वह इनका ज्ञान और जो प्रेजेंट टाइम में जो भी वैज्ञानिक में खोज हो रही है और यह जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनका ज्ञान और प्रेजेंट टाइम का ज्ञान यह कहीं ज्यादा मेल नहीं खाता है, जिस वजह से यह काल्पनिक प्रतीत होते हैं। ये तो रहा पेंक का पूरा सिद्धांत है, ठीक है। इसमें हम उन्हीं तथ्यों को लेकर के आपके सामने आए थे जो पूरी तरीके से नेट के एग्जाम में आ सकते हैं। इनकी थ्योरी तो इतनी बड़ी है कि पढ़ाते पढ़ाते सुबह हो जाए, लेकिन यह थ्योरी हम बहुत ही छोटे तौर पर इनको बता दिए हैं और इससे बाहर यहां प्रश्न नहीं पूछेंगे। अगर छोटे मोटे प्रश्न रह भी गए तो आप उसको बुक में देख लीजिए, क्योंकि वहां पर समझाना नहीं हुआ। पेंक के सिद्धांत में जितना समझने वाला मैटर था हम आपको समझा चुके हैं और इससे आगे कहीं आना भी नहीं है। लेकिन छोटी छोटी जो शब्दावलियां हुई उनको हम नोट्स के तरीके से आपको प्रोवाइड भी करा देंगे, लेकिन आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप बुक ले लीजिए, क्योंकि नेट के एग्जाम के आप स्टूडेंट हैं। अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो कहां तक यहां पर पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ एक सहारा आपको दिया जा रहा है कि पेंक क्या बोले हैं, इनका सिद्धांत क्या होता है, और इसी तरीके से हम सारे सिलेबस को ऐसे ही एक एक वीडियो करके प्रोवाइड कराते रहेंगे और हमारे टेलीग्राम पर इसका नोट्स जाता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर करिए। जो भी जरूरतमंद हो, नेट के एग्जामिनेशन वाले जो भी स्टूडेंट हों और ज्योग्राफी के हों, वहां पर आप जरूर शेयर करिए ताकि एक फ्लो में सब लोगों का एक साथ तैयार होता चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम शायद पेंक और डेविस के इनसाइड डिफरेंट को हम आपको बताएं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।